अब तक आपने सुना कि शादी की तैयारियों के बीच सरपंच हृदय लाल का भतीजा ब्रजेश अपने भाई और हृदय लाल के बेटे अनुज को लेने शहर गया था। अनुज और पार्वती की शादी से सब खुश थे, तो हृदय लाल भी इस शादी के लिए राजी हो गए थे और ब्रजेश भी अपने परिवार के लिए अपने प्यार की बलि चढ़ाते हुए अनुज को लेवाने शहर गया था। उसका मन भारी था, लेकिन वो अनुज के लिए खुश था। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके साथ साथ हृदय लाल के परिवार की जिंदगी ही बदल दी। अरे ले मधुरू, ब्रजेश आ ही गया शहर से। ब्रजेश को दरवाजे पर देख हृदय लाल ने अपने होने वाले समधी मथुरा प्रसाद से कहा, जो सामने ही बैठे चाय की चुस्की लेते हुए शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी रसोई घर से कमला और श्यामा देवी भी बाहर आईं। अरे तू अकेला क्यों है? मेरा बेटा अनुज कहाँ है? कमला ने ब्रजेश को अकेला देखते ही तर्राते हुए सवाल पूछा। ब्रजेश कुछ नहीं बोला। अरे उस पे क्यों चिल्ला रही हो? घर में तो घुसने दो, अनुज पीछे ही होगा, वो कहाँ रह जाएगा? हृदय लाल ने कमला की सख्ती को देखते हुए कहा। वो काका, आपसे कुछ बात करनी है, ब्रजेश ने नजरें नीचे रखते हुए ही कहा। ब्रजेश का ये कहना एक अनजान अनहोनी की ओर इशारा था। ये बात समझते हुए हृदय लाल को देर नहीं लगी। मथुरा प्रसाद और श्यामा देवी के चेहरे से भी मुस्कान अचानक गायब सी हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, कमला दी हुई दरवाजे की तरफ आई। अरे क्या बात करनी है तुझे? कहाँ छुपा दिया मेरे बेटे को? अनुज नहीं आया है काकी, ब्रजेश ने बुझे हुए मन से कहा। नहीं आया मतलब? तूने बताया ना उसे सब कुछ, ब्याह की तारीख पास आ रही है। हृदय लाल ने चिंता भरी आवाज में पूछा। कमला तो जैसे ये बात सुनकर बिफर सी गई थी। तू तो चाहता ही नहीं था ये शादी हो, तो तू वैसे भी जलता है। तू उससे मिला भी था या सारे पैसे तूने ही रख लिए? ऐसा मत कहिए काकी, मैं अनुज से मिला था और पैसे भी दिए थे, लेकिन कहते कहते ब्रजेश रुक गया और हृदय लाल की तरफ देखने लगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया बेटा? हृदय लाल ने ब्रजेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हृदय लाल ब्रजेश की परेशानी समझ रहे थे कि कुछ ऐसी बात है जो वो सबके सामने नहीं बताना चाहता। उन्होंने ब्रजेश को अपने साथ ले जाते हुए मथुरा प्रसाद से कहा, समधी जी, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। अब बताओ ऐसी क्या बात है? हृदय लाल ने अंदर कमरे में आकर पूछा। बाहर से कमला दरवाजे पर कान सटाकर सुन रही थी। काका, अनुज ने कहा है कि वो ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वहां शहर में पहले ही शादी कर ली है। ब्रजेश ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। हृदय लाल के जैसे हाथ पैर फूल गए थे। अपने बेटे के बारे में उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो जानते थे कि ब्रजेश उनसे कभी झूठ नहीं बोलता। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, झटके से दरवाजा खोलते हुए कमला ब्रजेश पर ही बरसते हुए बोली, मेरे बेटे के बारे में बकवास कर रहा है। ऐसी क्या दुश्मनी है रे तेरी उससे? अरे आप क्या चुपचाप सुन रहे हैं? आपने इसे इतना सर पर चढ़ाया है कि आज ये इस घर के बारे में ऐसी बातें करने लगा है। मैं तो कहती हूं कि ये सब इसकी कोई चाल है मेरे बेटे के खिलाफ। आप खुद जाइए शहर अनुज के पास और उसे लेकर आइए। हृदय लाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी के कार्ड, रिश्तेदारों से बात हो चुकी थी। सारे गांव को शादी के बारे में पता था। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। सरपंच हृदय लाल की इज्जत उनकी नजरों के आगे तार तार होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन हृदय लाल ब्रजेश की तरफ इसी उम्मीद से देख रहे थे कि काश ये सच ना हो। आखिरकार उन्हें अपने बेटे अनुज के पास जाकर देखना तो था ही, क्योंकि बिना उनके जाए कमला हर बात का दोष ब्रजेश को देती रहेगी। कमरे में जो हुआ वो बात कमरे में ही रही। बाहर आकर हृदय लाल ने मथुरा प्रसाद से अनुज की तबीयत खराब होने की बात कही और उन्हें अच्छे से विदा किया। तब तक सीता भी कॉलेज से आ चुकी थी। सीता को यह बात सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो शायद अनुज के स्वभाव को जानती थी। और बिना समय गंवाए हृदय लाल अपने साथ ब्रजेश को लेकर शहर की ओर निकल गए। इस खबर के सही और गलत होने की पुष्टि में सिर्फ उनके लौटने तक का समय था। रात होने से पहले हृदय लाल और ब्रजेश अपने घर पर थे और वही हुआ जो ब्रजेश ने कहा था। मेडिकल की पढ़ाई के लिए आने वाले पैसे ने
अनुज के ऊपर आयाशियों का रंग चढ़ा दिया था। क्लब, पार्टी, शराब और ना जाने क्या क्या उसकी आम जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। ऐसे ही एक क्लब में उसकी मुलाकात प्रियंका से हुई और उनके करीब आने वजह भी शराब ही थी। प्रियंका ने अनुज को अपने पापा से मिलवाया भी था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। प्रियंका के पापा ने एक कॉफी शॉप में इन्वेस्ट करके प्रियंका को उसका ओनर बना दिया था, लेकिन प्रियंका का मन कॉफी शॉप की बजाय क्लब में ज्यादा लगता था। दोनों ने घरवालों को बिना बताए शादी कर ली। इस बात का पता जब प्रियंका के पापा को चला तो उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया और अब बारी हृदय लाल और उनके परिवार की थी। इतनी निकम्मी औलाद पैदा की है हमने। हमें लगा डॉक्टर बन रहा है, हमारे खानदान का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन उस हरामखोर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ दा। हृदय लाल ने निराशा से अपनी चारपाई पर बैठते हुए कहा, देखिए आप मेरे बेटे को गाली मत दीजिए। कमला बिफर गई। डॉक्टरी तो वो अभी भी कर ही रहा है ना, गलतियां तो सभी से कभी न कभी हो ही जाती है जीवन में। कमला ने अनुज की इतनी गंभीर गलती को दबाते हुए कहा, अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। इस बार हृदय लाल गुस्से में थे। वो बोले, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ही आज ये हुआ है। तूने अपने बेटे की हर गलती को छिपाया और उसे सर पर बिठाकर रखा। कर जब समधी जी मुझसे पूछेंगे कि अनुज कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? जिनके यहाँ शादी के कार्ड पहुंच गए हैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? होने वाली बहू पार्वती को क्या जवाब दूंगा? हृदय लाल का गुस्सा देख कमला चुप हो गई। पार्वती का नाम सुनकर और उसके बारे में सोचकर ब्रिजेश भी कांप सा गया कि जब उसे ये पता चलेगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी। उस रात सरपंच के परिवार में कोई नहीं सो पाया और फिर अगली सुबह हृदय लाल ने मथुरा प्रसाद को बुलवाया। ये क्या कह रहा है यार? पार्वती की शादी अनुज से ना करके ब्रिजेश से कर दूं? ये अचानक तुझे क्या हो गया? मथुरा प्रसाद ने चौंकते हुए कहा। सरपंच ने सारी बात मथुरा प्रसाद को बात दी। देख मधुरू, हमारे बेटे ने जो किया उससे घटिया हरकत कोई नहीं हो सकती, लेकिन तेरी तरफ से भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हमारी भी ओर से भी सब तैयार है। बस अगर तुझे ऐतराज न हो तो अनुज की जगह ब्रिजेश को आप दामाद बना ले तो हमारी इज्जत बची रहेगी। मेरे लिए अनुज और ब्रिजेश में कोई अंतर नहीं है, सरपंच ने विनती करते हुए कहा। मथुरा प्रसाद ने हृदय लाल के कंधों पर हाथ रख दिया। अरे ये तू क्या कर रहा है यार? मुझे तो ब्रिजेश भी उतना ही पसंद है, समस्या बस ये है कि वो शिक्षित नहीं है। फिर भी मैं एक बार पार्वती और उसकी माँ से बात कर लेता हूँ। अपने समधी की बात सुनकर हृदय लाल के मन का बोझ कम हो गया और पीछे सब कुछ सुन रहा ब्रिजेश भी शर्मा सा गया, लेकिन कमला को ये बात अभी भी पसंद नहीं आ रही थी। मथुरा प्रसाद चले गए और हृदय लाल अपनी तैयारियों में लग गए। अनुज के बारे में उन्होंने जैसे सोचना ही बंद कर दिया था। आप चाहते हैं मैं उस गवार से शादी कर लूं? गांव में लोगों ने बताया कि वो एक नंबर का गवार है। पार्वती ने गुस्से से खाने की थाली सरकाते हुए कहा। ऐसा मत कह बेटा, ब्रिजेश अच्छा है, मेहनती है, रिश्तों की अहमियत समझता है, तुझे खुश रखेगा। मथुरा प्रसाद ने पार्वती को समझाते हुए कहा। और रखेगा कहाँ? कुटिया में? घर उसके पास है नहीं, एजुकेट वो है नहीं जो कोई नौकरी करेगा। पार्वती ने हाथ धोते हुए कहा। मथुरा प्रसाद ने श्यामा देवी की तरफ देखा तो वो पहले ही बोलने को तो जैसे तैयार थी। सही तो कह रही है पार्वती, सरपंच जी ने पाला है लेकिन उनका अपना बेटा नहीं है, वो है तो पराया खून ही। सरपंच जी का वारिस तो अनुज ही है। कल को उन्होंने अपने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएगा मेरी बेटी को लेकर? आप उन्हें मना कर दीजिए। मैं तेरी बात समझ रहा हूं पारो बेटा, लेकिन अक्षर ज्ञान ना होना अच्छा आदमी ना होने का प्रमाण नहीं है, मथुरा प्रसाद ने कहा। लेकिन उनके समझाने पर भी दोनों नहीं मानी। पार्वती के तो जैसे सपने ही टूट गए थे और उस तकलीफ में वो ब्रिजेश को भी कोसती चली गई। अगली सुबह मथुरा प्रसाद ने सरपंच को रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैं समाज के ताने सह लूंगा यार सरपंच, लेकिन मेरी बेटी किसी अशिक्षित से शादी नहीं करेगी, मुझे माफ कर दे। ब्रिजेश को बार बार गवार कहने की बात इस दुख में हृदय लाल के ज्यादा ही चुभ गई थी। वो गुस्से में बोले, ये क्या बार बार गवार जाहिर लगा रखा है मथुरा प्रसाद? ब्रिजेश कुछ नहीं कर पाया। इसकी वजह यह है कि जिस उम्र में एक बच्चे के खेलने कूदने के दिन होते हैं
उस उम्र में उसने 2 मौत देखी थी। कितनी मुश्किल से वो उस मंजिर से बाहर निकला। मेरे साथ खेतों में मेहनत कारवाई, हर काम में साथ दिया। उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अनुज डॉक्टरी कर पाया है। वो खुद बिना कुछ करे भले रहा हो, पर अपने भाई बहन को आगे किया है उसने। तुझे नहीं करना, रिश्ता तो मत कर, लेकिन ब्रजेश के बारे में ऐसा कुछ मत बोल। हृदय लाल की बात सुनकर मथुरा प्रसाद चुप हो गए और बात संभालते हुए बोले, तू तो गुस्सा हो गया यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। कहते कहते रुक गए। रुक क्यों गया? तू जो कहना चाहता है खुल के कह। हृदय लाल ने कहा, देख यार, तू कितना भी कह ले, लेकिन ब्रजेश है तो तेरा भतीजा जी, तेरा वारिस तो अनुज ही है। तेरी हर संपत्ति पर भी उसी का हक होगा। कल को अगर उसने ब्रजेश से ऊपर प्रॉपर्टी को रखा तो मेरी बेटी तो बर्बाद हो जाएगी ना। मैं तो एक बेटी का बाप बनकर सोच रहा हूं। मथुरा प्रसाद ने अलग शिगुफा देते हुए कहा। हृदय लाल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शादी से पहले मैं अपनी आधी जायदाद ब्रजेश के नाम कर दूंगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मथुरा प्रसाद के पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी। घर जाकर पारो ने इस बात का विरोध किया और वो एक अशिक्षित से शादी ना करने की बात पर डटी रही। लेकिन आधी जायदाद वाली बात से श्यामा देवी का रुख नरम हो चुका था। दोनों ने पारो से जिद न करके शादी की तैयारी की बात कही, लेकिन पारो के लिए अपनी डिग्री का गर्व उसका गुरूर बनता जा रहा था। इधर हृदय लाल के घर कमला ने जायदाद की बात को लेकर 2 दिन से लगातार क्लेश मचाया हुआ था। उसके इस क्लेश के चलते 2 दिन से ब्रजेश भी घर से बाहर ही सो रहा था। हृदय लाल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि अगर अब उसने ब्रजेश या उनके फैसले के बारे में कुछ गलत बोला तो वो भी अपने बेटे अनुज के पास जा सकती है। घर में वही रहेगा जो घर के बारे में सोचेगा। कमला ने हृदय लाल के सामने ब्रजेश को कोसना बंद कर दिया। ब्रजेश को जायदाद से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस इसीलिए खुश था कि उसकी शादी पार्वती से होने जा रही थी। जो सपना उसने देखा था वो पूरा होने वाला था। उसके बदन में ये सोचकर ही सरसराहट दौड़ने लगी थी कि उसका प्यार कुछ ही दिनों में उसके साथ उसकी बाहों में होगा। पारो के बारे में सोचकर ही ब्रजेश को उसके बदन की भीनी भीनी सी मादक खुशबू महसूस होने लगी और उस रात वो पारो के ख्याल को अपने आगोश में समेटकर सुकून भारी नींद सोया। लेकिन ब्रजेश नहीं जानता था कि अगली सुबह उसके इस सुकून को हमेशा के लिए एक दर्द में बदलने वाली थी। अगली सुबह सरपंच जी अपने काम से जल्दी निकल गए और ब्रजेश भी जल्दी ही खेतों पर चल गया। शादी फिक्स होते ही ब्रजेश को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। अरे अपने उस खेत में गया जो उसने पिछली साल खरीद था। ब्रजेश इसकी रजिस्ट्री भी हृदय लाल के नाम पर ही करवाना चाहता था, लेकिन हृदय लाल ने ये कहकर मना कर दिया था कि ये उसकी मेहनत की कमाई है और ये उसी के नाम पर होना चाहिए। तो ब्रजेश खेत की जमीन पर खेती ना करके कुछ काम डालने की सोच रहा था। इसी सिलसिले में कई बार जानकार लोगों से सलाह लेता था। बाकी मेहनती तो वो था ही शुरू से। ब्रजेश अपनी जमीन से लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे पार्वती की वही सहेलियां मिल गई जिन्होंने उसका पार्वती से ब्याह ना होने पर मजाक उड़ाया था। ब्रजेश को देखकर उन्होंने मुंह छिपाकर जाने की कोशिश की, लेकिन ब्रजेश ने उन्हें रोक ही लिया। अब नहीं उड़ाओगी हमारा मजाक? तुम्हारी सहेली पार्वती की शादी तो अब हमसे होने वाली है, अब बुलाना हमें। जी जा जी। पारो की सहेलियां कुछ नहीं बोल पाईं और हाँ में सर हिलाकर चलने लगी। अच्छा सुनो, ब्रजेश ने उन्हें रोकते हुए कहा। ब्रजेश जानता था कि ये सहेलियां उसकी बात पारो से करवा सकती हैं और ब्रजेश शादी से पहले पारो से मिलकर उससे बात करना चाहता था। शादी के लिए राजी होने पर उसका शुक्रिया करना चाहता था। शाम को मंदिर के बगीचे में मिलने का प्लान तय हुआ। ब्रजेश के दिल ने तो मिलने की सोचकर ही मचलना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुलाकात के लिए क्या करे। वो भागता हुआ गांव से बाहर कस्बे में गया और सुनार की दुकान से पायल खरीद कर लाया। उसने सुना था कि छोरियों को पायल बहुत पसंद होती है। उसने खास लटकन वाली पायल बनवाई जो पारो के चलने पर रूंझुन आवाज करती। दिन भर घबराता सा हुआ वो शाम होने से पहले ही तैयार होकर मंदिर में दर्शन करके बगीचे में पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पार्वती सामने से आती हुई दिखाई दी।
उसके हर कदम के साथ ब्रिजेश के दिल की आवाज बढ़ती जा रही थी। उसका दिल उसके सीने से बाहर आने ही वाला था कि पार्वती ने आते ही कहा, बताओ क्या बात करना चाहते हो? मानना तो रहेगा तुम्हें और तुम्हारे काका को। मेरे पापा को भी अपनी तरफ कर लिया। मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी गवार से शादी नहीं कर सकती, लेकिन आधी जायदाद वाली बात पर वो भी शादी के लिए मान गए। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं एक ग्रेजुएट हूं। मेरे लिए मेरे हस्बैंड का एजुकेट होना जरूरी है। प्रॉपर्टी भले कम हो चलेगा, लेकिन सोसाइटी में एक रेप्यूटेड लाइफ होनी चाहिए। तुम मुझे वो नहीं दे पाओगे। तुम्हें क्या लगता है मुझसे ये जबरदस्ती शादी करवाकर मुझे खुश रख पाओगे? आई विल नेवर एक्सेप्ट यू फ्रॉम माई हार्ट। पार्वती लगातार बोलते जा रही थी। ब्रिजेश के आगे तो जैसे अंधेरा सा छा गया था। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी अचानक पार्वती की सहेली श्रुति वहां भागते हुए आई। उसने पार्वती के कान में कुछ कहा तो पार्वती चौंक सी गई और जाने लगी। ब्रिजेश अब भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। जाते जाते पार्वती ब्रिजेश की तरफ पीछे देखा और बोली, घर जाओ, तुम्हारा भाई अनुज लौट आया है। घर पहुंचकर ब्रिजेश ने देखा अनुज सच में आ चुका था। कमला अपने बेटे की बलैया ले रही थी। वह बहुत खुश थी अपने बेटे को देखकर, लेकिन अनुज खुश नहीं था। और थोड़ी ही देर में ब्रिजेश को समझ आ गया कि अनुज क्यों खुश नहीं था। अब क्या करने आया है? इस घर में घर लौटते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हृदयलाल ने गुस्से में कहा। कैसी बात कर रहे हैं आप? बच्चा अपने घर तो आएगा ही ना, कमला ने कहा। हृदयलाल ने गुस्से से ही कहा, और पूछो इससे यह अकेले क्यों आया है? क्या जायदाद का जाना इसको यहां लेकर आया है? आज का अनुज उस दिन वाले अनुज से अलग था जब हृदयलाल उससे मिलने शहर गए थे। मुझसे गलती हुई है पिताजी, मैंने गलत किया है और उसी का खामियाजा आज भुगत रहा हूं। मैं अकेले इसलिए आया हूं क्योंकि अब मेरा प्रियंका से कोई लेना देना नहीं है, अनुज ने कहा। यह सुनते ही सब चौंक गए और कमला जल्दबाजी में बोली, ऐसे क्यों बात कर रहा है बेटा? अभी तो बहू घर में आई भी नहीं है और तू ऐसी बातें करने लगा। सच बता, कोई मजाक कर रहा है क्या? कहाँ है बहू? उसको अंदर बुला। कमला उत्सुकता में दरवाजे के बाहर जाने लगी, लेकिन अनुज ने उसे रोक दिया। कोई बहू नहीं आएगी माँ, अब हम अलग हो गए हैं। इतना सुनकर हृदयलाल गुस्से से तमतमा गए। अलग हो गए हैं? शादी ब्याह कोई हंसी ठिठोली है कि जब मन किया कर ली और जब मन किया अलग हो गए। सच सच बता, तू मेरे घर में आया क्यों है? उस दिन तो मेरे बुलाने पर भी नहीं आया था। इतना सुनकर अनुज रोने लगा। अनुज चाहे कैसा भी था, लेकिन था तो हृदयलाल का बेटा ही। अनुज को रोता देख ब्रिजेश उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप कराने लगा। हृदयलाल को भी समझते हुए देर न लगी कि मामला गंभीर है। कमला तो जैसे बुत बन गई थी। हृदयलाल के अनुज से मिलकर शहर से लौटने के बाद अनुज की जिंदगी बदल चुकी थी। जिस शराब और क्लब ने प्रियंका को अनुज से मिलाया था, उसी शराब और क्लब ने किसी और को प्रियंका से मिला दिया। चंद दिनों का आकर्षण जब खत्म हुआ तो प्रियंका का मन अनुज से ऊबने लगा। वैसे हुआ तो प्रियंका और अनुज के बीच बहुत कुछ था, लेकिन अनुज ने शॉर्ट में ही अपनी कहानी हृदयलाल और कमला को बता दी। ब्रिजेश भी वहां चुपचाप सब सुन रहा था। सीता को अपने भाई के लिए बुरा तो लगा, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब समस्या यह थी कि गांव वालों को क्या बताया जाए। कमला अगर यह कहती कि उसकी बहू ने उसके बेटे को छोड़ दिया है, तो बेटे की कितनी बदनामी होती। इसीलिए गांव में यह कहानी बताई गई कि अनुज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस अपने माँ बाप के पास लौट आया है और वह इसी हफ्ते अपनी बीवी को तलाक दे देगा। उसने जल्दबाजी में गलत जगह शादी कर ली थी। इस हादसे से उबरकर हृदयलाल वापस ब्रिजेश की शादी की तैयारी में लग गए, लेकिन ब्रिजेश की शादी होना इतना आसान नहीं था। पार्वती को जब पता चला कि अनुज अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है और अब बस सिंगल है, तो उसके मन में अलग ही दाल पकने लगी। ये कैसी बात कर रही है पारो? ब्रिजेश की जगह एक तलाकशुदा आदमी से शादी करेगी तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? मथुरा प्रसाद ने डांटते हुए पारो से कहा।
मैं सब सोच समझ कर बोल रही हूँ पिताजी। एक घमौर से शादी करने से अच्छा तो एक ऐसे शिक्षित आदमी से शादी करूं जिसका कुछ भविष्य हो। और वैसे भी 4 दिन की उसकी शादी हुई है, अभी वह तलाक दे रहा है, अब उससे कोई फर्क नहीं है। फर्क है बेटा, तू अभी नहीं समझेगी, श्यामा देवी ने चिंता जताते हुए कहा। लेकिन पार्वती के मन पर तो एक फितूर सवार था। वह अपने रौब में ही बोली, आप समझिए ना, पिताजी कॉलेज खत्म होने के बाद वह डॉक्टर बनेगा, समाज में कितनी इज्जत होगी। और अगर जायदाद के हिसाब से देखें तो अब पूरी जायदाद भी उसी की होगी, क्योंकि ब्रजेश को तो अंकल आपकी शर्त की वजह से जायदाद दे रहे थे। बेटी की जिद के आगे माँ बाप कुछ नहीं कर पाए। हृदयलाल को जब यह बात बताई गई तो उन्हें एक धक्का सा लगा, लेकिन कमला के प्रेशर और पारो की जिद की वजह से उन्हें न चाहते हुए भी पारो की शादी अनुज के साथ करने के लिए हाँ करनी पड़ी। ब्रजेश का दिल दूसरी बार टूटा था और इस बार दर्द इतना ज्यादा था कि ब्रजेश भी सह नहीं पा रहा था। लेकिन वह क्या करता? उसने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। वह सबके सामने खुश रहता, लेकिन अकेलेपन में बहुत टूटा हुआ उदास रहने लगा। उसकी इस तकलीफ को केवल हृदयलाल समझते थे, लेकिन डायरेक्ट वह ब्रजेश से ऐसी कोई बात नहीं कहते जिससे उसे तकलीफ हो, बल्कि वह ब्रजेश को अब ज्यादा सपोर्ट करने लग गए थे। मैंने तिवारी जी से बात कर ली है, उनके परिचित की मशीन है, वो अगले हफ्ते यहां लगा जाएंगे। हृदयलाल ने ब्रजेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। काका, कैसे शुक्रिया करूं मैं आपका? आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी, ब्रजेश ने कहा। ब्रजेश अपनी नई जमीन पर खेती ना करके अपना कुछ काम शुरू करना चाहता था और काफी रिसर्च के बाद उसने फैसला किया कि वह सीमेंट की इंटरलॉकिंग ईंट बनाएगा। आजकल ये ईंटें शहर में और बाकी जगह के मार्केट में काफी डिमांड में चल रही थीं। ब्रजेश ने अपना काम डाला और इसके लिए हृदयलाल ने उसकी मदद की। इधर शादी की तैयारी चल रही थी और उधर ब्रजेश अपने काम का सेटअप कर रहा था। पार्वती और अनुज की शादी हो गई। अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखकर ब्रजेश को कितनी तकलीफ हुई होगी, यह तो ब्रजेश ही जानता था। उसने धीरे धीरे घर पर आना कम कर दिया। वह ज्यादातर वक्त अपने खेत पर ही बिताता। ब्रजेश को हृदयलाल की आधी जायदाद देने की बात भी आई गई हो गई। हृदयलाल तो चाहते थे, लेकिन कमला और अनुज ने यह होने नहीं दिया। समय बीता और समय की गोद में कुछ और ही था। अनुज ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। अय्याशी की आदतें ऐसे ही नहीं छूटती। उसकी हरकतें वही शुरू हो गईं जो शहर में रहकर थी, बल्कि यहां रहकर उसने हृदयलाल का ज्यादा पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। जब तक मन किया पार्वती के शरीर को भोगा और फिर जब मन भर गया तो दूरी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, बीच बीच में जब अपनी मर्जी होती तो वह उसे जबरदस्ती करने लगता। पार्वती ने इस बात की शिकायत अपनी सास कमला से की, लेकिन कमला की आंखों पर तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी थी। उसे अपना खून हमेशा अच्छा लगता था और अनुज की मदद से ही वह उस पराये खून ब्रजेश को घर से दूर करने में कामयाब हुई थी। समय बदलता चला गया और ब्रजेश का काम अच्छा चलने लगा। तिवारी जी की मदद से ब्रजेश का माल सही समय पर सही डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचने लगा। धीरे धीरे ब्रजेश ने एक और मशीन डाली। अब उसके पास खुद के मजदूर भी काम करने लगे। समय बीता और दूसरी तरफ अनुज ने एक और खुलासा कर दिया। सबको पता चला कि मेडिकल कॉलेज से तो उसे पहले ही निकाल दिया गया था। शायद यही बात थी कि प्रियंका ने भी उससे किनारा कर लिया था। यह बात सुनकर हृदयलाल को तो जैसे सदमा सा लग गया। कहीं ना कहीं कमला भी इस बात से परेशान सी हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा विचलित पार्वती हुई। उसके तो जैसे सपने ही टूट गए। जिस पढ़ाई लिखाई के घमंड में उसने बाकी लोगों को अनपढ़ कहा, पढ़ाई के नाम पर अनुज से शादी की। उस पढ़ाई को, उस सामाजिक प्रतिष्ठा को अनुज बहुत पीछे छोड़कर आ चुका था और आज का समय यह था कि अनुज एक अय्याश, नशेबाज, बाप के पैसे उड़ाने वाला, गांव में ही रहकर कुछ न करने वाला इंसान बन चुका था। अपने परिवार की हालत देखकर हृदयलाल बीमार से हो गए थे। काका, काका कहाँ हो आप? ब्रजेश ने बाहर से ही आवाज लगाई।
अरे बिरजू, आजा बेटा, अंदर ही हूं, हृदयलाल ने खांसते हुए कहा। हृदयलाल की तबीयत के बारे में ब्रजेश ने सुना था, लेकिन उनकी खांसी की आवाज सुनकर वह घबरा गया और भागते हुए अंदर आया। आप बीमार हैं काका, आपने दवाई ली कि नहीं? कहते हुए ब्रजेश ने हृदयलाल को पानी पिलाया। थोड़ी ही देर में ब्रजेश समझ गया कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। अनुज उनका इलाज भी नहीं करवा रहा था। ब्रजेश अपने काका को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। हृदयलाल ने पहले मना किया, लेकिन फिर कुछ दिन के लिए उसके पास जाने के लिए राजी हो गए। ब्रजेश और हृदयलाल बातें कर ही रहे थे कि ब्रजेश की आवाज सुनकर पार्वती बाहर आई, और आज न जाने कितने महीनों बाद पार्वती और ब्रजेश की आंखें एक दूसरे से टकराईं। अब मानो एक बिजली के समान दोनों के कलेजे में उतर गया। सारी पुरानी बातें तरोताजा हो गईं। पार्वती को अपने आप पर शर्म आ रही थी, लेकिन वह क्या करती, आज वह अनुज की बीवी थी। ब्रजेश की नजर यकायक पार्वती के पेट की तरफ चली गई। उसे समझते हुए देर ना लगी कि पार्वती मां बनने वाली है। इस बात पर वह कैसी प्रतिक्रिया दे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसे पता तो था कि अनुज पार्वती के साथ कैसा व्यवहार करता है। उसने गांव के बाहर एक दो बार अनुज से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन अनुज ने उसी से बदतमीजी की। ब्रजेश समझ गया कि अनुज से किसी प्रकार की बात करना बेवकूफी है। काका को अपने साथ ले जाने की बात बताने के लिए अनुज कमला के कमरे में गया। अनुज को लगा था कि काकी मना करेगी, लेकिन कमला ने उसे कुछ नहीं कहा। यह उसके स्वभाव में बहुत नया बदलाव था। शायद कमला भी जानती थी कि हृदयलाल का ब्रजेश के साथ जाना ही इस वक्त सही रहेगा। कम से कम उनका इलाज तो होगा। ब्रजेश अपने साथ हृदयलाल को लेकर जाने लगा, लेकिन पार्वती की हालत देखकर उसका मन बहुत भारी था। उसका एक एक कदम बहुत तकलीफ के साथ आगे उठ पा रहा था। अपने सारे दर्द को समेटे हुए वह जैसे तैसे घर से बाहर आया और हृदयलाल को अपने साथ लेकर वह चला गया। उसने अपनी जमीन के एक कोने पर 2 कमरों का एक छोटा सा घर बना लिया था। वहीं रहता था और वहीं से अपने काम देखता। काका, अनुज कुछ दिन के लिए पार्वती को मायके क्यों नहीं भेज देता? वहां थोड़ी देखभाल ठीक हो जाएगी, ब्रजेश ने हृदयलाल के पैर दबाते हुए कहा। हृदयलाल ने उसकी तरफ निराशा भरी नजरों से देखा। उन्होंने बताया कि मथुरा प्रसाद को उन्होंने बुलाया था, लेकिन अनुज ने अपने ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अपनी मां की शह पाकर अनुज इतना आगे निकल गया कि अब उसकी मां भी उसे सुधार नहीं सकती, और अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे लड़ सकूं। हृदयलाल और ब्रजेश के बीच में लंबी बातचीत हुई और ब्रजेश ने यह कहते हुए काका को सुला दिया कि कल हम अस्पताल चलेंगे। कुछ हफ्ते इलाज चलने के बाद हृदयलाल की तबीयत ठीक होने लगी। इधर जब कमला ने अनुज से कहा कि वह अपने पिताजी को बुला ले ताकि उनकी यहीं देखभाल हो जाए, तो अनुज ने कमला को ही दुत्कार दिया और कहा कि तुम्हें अगर अपने पति की इतनी चिंता है तो वहीं जाकर रह लो, मेरे घर से दफा हो जाओ। कमला ने अपनी जिंदगी में यह उम्मीद कभी भी नहीं की थी कि ऐसा भी एक दिन आएगा। जिस देहरी पर वह बहू बनकर आई थी, जिस देहरी के अंदर उसकी इतनी इज्जत थी, कभी हृदयलाल ने भी उससे बदतमीजी नहीं की, चाहे वह कैसी भी रही हो। उसी देहरी पर आज उसके बेटे ने ऐसी बात कह दी। कमला खून का सा घूंट पी के रह गई। आज उसे एहसास हो रहा था कि जिस ब्रजेश को वह पराया खून बोलती थी, उसने कभी उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, और इस अपने खून ने उसे आज उसके ही घर से निकल जाने के लिए कह दिया। अब तो इस घर में कमला के लिए एक एक पल बहुत भारी लग रहा था, लेकिन वह किस मुंह से ब्रजेश के पास जाती और उससे मदद मांगती? वह मैन मसोस के रह गई। अब कमला और पार्वती दोनों की हालत उस घर में एक जैसी थी। पार्वती को जो अपनी पढ़ाई लिखाई का गुरूर था, वह चूर हो चुका था। उसे अपने पिता की बात याद आती थी कि अक्षर का ज्ञान होने से आदमी का अच्छा होना जरूरी नहीं हो जाता। कुछ दिन बाद कमला हृदयलाल से मिलने ब्रजेश के घर आई। ब्रजेश ने जब अपनी काकी को घर पर देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने काकी का बहुत आदर सत्कार किया।
ब्रजेश का इतना प्यार देखकर कमल तो जैसे जमीन में धंसी ही जा रही थी। ब्रजेश को जब सारी बात पता चली तो उसने पूछा कि घर तो वह काका का है, तो अनुज उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो कमला ने बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने घर के कागजों को अपने नाम पर करवा लिया था। ब्रजेश को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में तमतमाता हुआ अनुज की तरफ चला और घर पहुंचकर उसने एक बड़े भाई के हैसियत से पूछा कि उसकी यह हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अनुज अलग ही तेवर में था। उसे भाई के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने ब्रजेश को धक्का दे दिया। ब्रजेश ने भी कसकर एक थप्पड़ छोटे भाई अनुज को लगा दिया। इससे पहले के बात बेकाबू होती, पार्वती बीच में आ गई और पार्वती का चेहरा देखकर ब्रजेश ने अनुज को छोड़ दिया। अब तो अनुज और बौखला गया और न जाने क्या क्या अनाप शनाप बकने लगा। ब्रजेश के साथ साथ वह पार्वती को भी गालियां देने लगा। पार्वती ने ब्रजेश से वहां से चले जाने को कहा। पार्वती की खातिर ब्रजेश वहां से चला गया। घर पर जाकर जब हृदय लाल और कमला ने पूछा तो ब्रजेश ने इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। ब्रजेश ने कमला को भी कुछ दिन उसके ही पास रुकने के लिए कहा। कमला मान गई। एक हफ्ते बाद जब कमला घर लौटी तो उसने देखा कि पार्वती घर में अकेली है। अनुज कहाँ है? कमला ने पूछा। पता नहीं, 2 दिन पहले गए थे। कह रहे थे शहर में कोई काम है, शायद कल आ जाएंगे। पार्वती ने कहा, ऐसा क्या काम है शहर में? चलो फिर भी ठीक है, 2 दिन सुकून तो रहे घर में। और उस दिन वाकई में घर में बहुत सुकून था, लेकिन यह सुकून तूफान में बदलने वाला था। अगले ही दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे दरवाजा खोलो भाई। कौन है? अंदर से आती हुई कमला ने कहा। बाहर एक सेठनुमा आदमी मौजूद था और उसके साथ 3 लोग और थे। कौन हैं आप लोग? किससे मिलना है? कमला ने कहा। हमें किसी से मिलना नहीं है, यह घर हमारा है। उस आदमी ने कहा, घर हमारा है? ये क्या बकवास कर रहे हैं? यह घर मेरा है। कमला, हृदय लाल, देखिए माताजी, लगता है आपको पूरी बात नहीं पता। आपके बेटे अनुज ने इस घर को हमें बेच दिया है। यह रहे इसके कागज। यह सुनकर कमला की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। वह वहीं जम सी गई। पीछे से पार्वती ने भी यह सुना। उसे भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। देखिए माताजी, आप अपना सामान यहाँ से निकाल लीजिए, हम कल तक घर में ताला लगा देंगे। बात आग की तरह फैली। अनुज हृदय लाल का घर बेच चुका था। उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, यह तो वही बता सकता था। उसके आने का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन वह नहीं आया। शाम होते होते सबको समझ में आ गया कि अनुज अब कभी नहीं आने वाला। इन सब के बीच पार्वती अपने पेट में अनुज के बच्चे को संभाले हुए रोए जा रही थी। कमला की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह पार्वती को चुप कर पाए। ब्रजेश यह ध्यान रख रहा था कि रो रो कर कोई बीमार ना हो जाए। वह समझ गया था कि अनुज ने एक गंभीर खेल कर दिया है। ब्रजेश ने इस वक्त धीरज से कम लिया और घर का सामान गाड़ी में रखवाकर तीनों को अपने साथ ले आया। अब कमला, पार्वती और हृदय लाल तीनों अनुज के घर में थे। कमला की आंखों पर से पुत्र मोह की पट्टी अचानक से उतर गई थी। उसके उस पापी बेटे ने एक बार यह भी नहीं सोचा कि उसकी माँ कहाँ जाएगी, उसका बाप कहाँ जाएगा, उसकी पत्नी कहाँ जाएगी और उस पत्नी के पेट में जो बच्चा है उसका क्या भविष्य होगा। पार्वती के भविष्य और अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। अगले दिन मथुरा प्रसाद और श्यामा देवी पार्वती को अपने साथ ले जाने के लिए आए। दोनों घर के लोग चुपचाप बिना कुछ बोले बैठे हुए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात की जाए। तभी एक आवाज ने इस चुप्पी को खत्म किया। अगर आप ठीक समझे तो मैं पार्वती से शादी करना चाहता हूं। ब्रजेश ने जब अपनी बात कही तो सब चौंक गए, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य पार्वती को हुआ। वह कैसे उसे शख्स का सामना करेगी जिसकी उसने इतनी बेइज्जती की, उसके अनपढ़ होने का बार बार एहसास कराया, उसके प्यार से ऊपर उसकी पढ़ाई को रखा, अपने गुरूर के आगे झुकी नहीं, और इसी गुरूर ने आज उसको यहां पहुंचा दिया था। मथुरा प्रसाद तो जैसे रोने लगे थे। उन्होंने पार्वती की ओर देखा, जैसे मन ही मन कह रहे हो कि मैंने कहा था ना कि ब्रजेश रिश्तों की अहमियत समझता है, वह तुझे खुश रखेगा। और पार्वती भी जैसे कह रही हो कि
सही कह रहे थे पिताजी। मैं ही मूर्ख थी जिसने प्यार से ऊपर अपने गुरूर को रखा। और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा शर्मिंदा थी कमला। जिस बेटे को वह हमेशा पराया खून बोलती थी, आज वही बेटा एक पराये खून को अपना बनाने वाला था, जो उसी के खानदान का अंश था।